नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार का सभी कुछ के बारे में। लेकिन उनसे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं अभी मोरिया सर जो जीके पढ़ाने वाला हूं सारा कुछ, और जीके में प्रॉपर रूप से पॉलिटी और देखा जाए तो हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। तो चलिए आज के सेशन की बातचीत करते हैं। एसएससी, एमटीएस और हवलदार की बातचीत करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल अच्छे तरीके से वैकेंसी आ चुकी है। अगर वैकेंसी की बातचीत करेंगे तो 8,326 वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन वैकेंसी आ चुकी है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उतना जो है मेहनत कर चुके अभी तक में? क्या आपको लग रहा है कि आपका निकल जाएगा? नहीं ना। अगर नहीं लग रहा है तो अभी भी मौका है। ये बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से कदम मिला के जैसे मैं गाइडेंस करते रहा हूं और उस तरह से आप मेहनत कर दिए तो अब की बार आपका सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि भाई साहब देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में अच्छा खासा आपकी बार पोस्ट देखने को मिला है, वैकेंसी आया है। पिछले बार 1000 के लगभग था और अब की बार 8000 के लगभग है। यानी कि सिलेक्शन अब आपका दूर नहीं है। यानी कि वैकेंसी तबातोर आ चुकी है। मेहनत भी तबातोर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं करना है। मेहनत तो गधे भी करते हैं भाई साहब। मेहनत आपको स्मार्ट वर्क तरीके से करना है, ठीक है? स्मार्ट तरीके से करना है। और कैसे करना है, किस दिशा में करना है, वही तो सारा कुछ शिक्षा पथ लेकर आ चुका है। शिक्षा पथ कहते हैं ना कि एक ऐसा पथ है जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो। और कहते हैं कि जब आप सही दिशा में नहीं चलिएगा तो फिर आपको जो है सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए ना, आपका घर पूर्व दिशा की ओर है और आप चले पश्चिम दिशा की ओर, तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाइएगा तब ना लास्ट में जाके घर पे पहुंचिएगा। कहेगा जी सर जी, तो पूरे पृथ्वी का चक्कर आपको नहीं काटना है। काटिएगा जिंदगी कट जाएगी, लेकिन फिर भी आपको घर नहीं मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। तो अगर मंजिल चाहिए तो आपको वही पथ पे चलना होगा, वही रास्ते पे चलना होगा जिस रास्ते से चल के कई सारे स्टूडेंट, कई सारे कैंडिडेट जो है सफल हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है अपने मंजिल को प्राप्त किए हैं। तो वही शिक्षा पथ लेकर आ चुका है ये सारा कुछ। अगर बैच की बातचीत करने वाले 8 से 12 आपका सुबह में टाइमिंग रहने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सुबह में एकदम मूड फ्रेश वाला टाइमिंग है। मूड फ्रेश कीजिए, 4 घंटा आप समय दीजिए, काम कंप्लीट आपका 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। देरी किस बात की है, सोचना किस बात की है भाई? ज्यादा फी भी नहीं रखा गया, 349 रुपया रखा गया। कितना? 349 रुपया। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपका बैच 3 से 4 महीना भी चलेगा ना तो एक महीना 100 रुपया के दर से आपका महीना हुआ, ठीक है? इतना में तो आप सारा कुछ भी कर लेते हैं। क्या आजकल तो लोग किसी को घुमाने के लिए जाता है ना अपने बेस्ट फ्रेंड सबको, तो वो भी जो है ना 3000 का बिल बना के आता है। और यहाँ पे तो 349 रुपया क्या है, कोई खास वाली बातचीत नहीं है, ठीक है? इंक्वायरी के लिए सारा कुछ शिक्षा पथ पे आ जाना है। डेमो अवेलेबल है, आप चाहिए डेमो देख लीजिए। और फैकल्टी देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा, इस सेशन में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर हम बातचीत करते हैं, इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट आए होंगे, हमको मालूम है कि वो अब की बार जो है ना वो अब की बार जो है वो तैयारी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं अगले पोस्ट के लिए, अगले साल जो आएगा ना वैकेंसी, उसके लिए हम तैयारी करना चाहते हैं। तो टेंशन किस बात की भाई साहब? इसमें ये बैच आपका लगभग चलने वाला है तो 4 से 5 महीना चलने वाला है, ठीक है? तो 4 से 5 महीना जो चलने वाला है तो इसमें उन सभी कैंडिडेट के लिए भी जो है जो अगले बार तैयारी करना चाहते हैं उनको तो अच्छा खासा अवसर है, अच्छा खासा समय भी है। यानी कहा जा सकता है तो 7 से 8 महीना का समय है। और 7 से 8 महीना अगर आप अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन गारंटी के साथ मिलेगा। उसमें कोई कहने वाली बातचीत नहीं है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होता है। तो चलिए आज के सेशन में सबसे पहले हम देखते हैं आखिर आपको पढ़ना है क्या भाई साहब? मेहनत तो करना है, सही से आप बोले तो हम मेहनत करेंगे, आप मान लिए। और मेहनत करना है, आपके अंदर जुनून भी आ चुका, आप ठान लिए तो ठान लिए। और मंजिल क्या, आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए, मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब चलना है कि आपको पढ़ना क्या, सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगा ना तब तक कोई फायदा नहीं पढ़ने से। तो चलिए अब हम सिलेबस को देखते हैं, आखिर जो है इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बातचीत करते हैं, लेकिन सिलेबस जानने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर एग्जाम किस तरह से होता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता, किस पोर्शन पे कितना मेहनत करना है, किस पे मेहनत नहीं करना है।
क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिनको मालूम ही नहीं चलता है कि मेहनत किस पे करना है। भाई साहब यहाँ पे मैथ से जो है ना ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट क्या करते जानते हैं, मैथ को पूरे दिन रात एक करके बनाते हैं और जीके जीएस इंग्लिश को तो भूल ही जाते हैं। सिलेक्शन कभी होगा, कभी नहीं होने वाला है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को पहले समझते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो सेशन 1 और 2 में होने वाला। पहले सेशन 1 खुलेगा जिसमें आपको जो है 45 मिनट का समय दिया जाएगा और उस समय में मैथ से 20 क्वेश्चन है। कितना? मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा और यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी कि 20 गुना 3 अगर किया जाए आप ही कीजिएगा तो 60 मार्क हो जाएगा। 60 मार्क मैथ से रहेगा और उसके बाद जो है उसके बाद रीजनिंग रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का यानी कि 60 मार्क का रहेगा। और देखा जाए तो टोटल आपका 120 मार्क का रहने वाला है सेशन 1 से, यानी कि मैथ और रीजनिंग से। जब मैथ और रीजनिंग से इतना सारा कुछ रहेगा, आप कहिएगा सर ये दोनों में कितना ला लेंगे, कितना हम सर जी बना लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, इसका 1/3 आपको बना लेना है। अगर ये 20 है ना, आपको ऐसा इतना हल्का क्वेश्चन आता है, इतना हल्का क्वेश्चन, नुन्नू बाबू वाला सवाल आता है, एकदम बउआ वाला, जिसको आप देखते ही धाए धाए मारिएगा। 5वां क्लास में जो सवाल बनाते थे ना भाई साहब, वही वाला क्या सवाल यहाँ पूछा जाता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना, इसमें पासिंग मार्क है, इसका आपको जो है सिलेक्शन में जुटना भी नहीं, इसका मार्क नहीं जुड़ेगा सिलेक्शन में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना आपको ये टेस्ट लिया जाता है कि ये बंदा जो है, ये भाई साहब जो है, ये स्टूडेंट जो है क्या सही में थोड़ा बहुत जोड़ घटो जानता है कि नहीं, क्या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं, रीजनिंग बना पाता है कि नहीं। बस वो देखने के लिए जो है ना सिर्फ ये दोनों दिया गया है। तो इस पे आपको मेहनत नहीं के बराबर करना है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़िएगा मैथ रीजनिंग तो भी हम गारंटी देते हैं कि आप इसमें पास होकर आ जाइएगा। ठीक है, तो यानी कि अब आप क्या जाने, सेशन 1 के बारे में आपको नहीं सोचना है। सोचना किसके बारे में है, सेशन 2 के बारे में। अब इसमें से कितने सारे स्टूडेंट घबरा गए होंगे क्या सर हमको मैथ रीजनिंग सर नहीं पढ़ाया इस बैच में। जी जरूर पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाया तो जरूर जाएगा, लेकिन आपको जितना क्लास में पढ़ाया जाए बस उतना कीजिए, होमवर्क कीजिए, बात कंप्लीट है। उस इस पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर SSC MTS या हवाला का तैयारी करते हैं तो, अदर एग्जाम का तैयारी करते हैं तब तो आप सब पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं हमको अब की बार MTS में या अगले बार MTS में हवलदार में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो ये दोनों पर्सन को आपको भूल जाना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सेशन 2 में। देखिए ये भाई साहब जो है तहलका मचाने वाला है। सेशन 2 ही आपका सब कुछ करेगा, यानी कि रिजल्ट भी देगा, सिलेक्शन भी देगा, जो कुछ भी है सेशन 2 होगा। कहते हैं ना कि पहला प्यार जो है ना कोई काम का नहीं होता, पहला प्यार सिर्फ दिल तोड़ने का काम आता है, कि दिल टूटता है पहला प्यार में, और मेन जो होता है ना वो सेकेंड वाली में फीलिंग आती है। क्या ओरिजिनल फीलिंग जो प्यार वाली आती है वो सेकंड लव में आता है। फर्स्ट लव में कुछ नहीं रखा हुआ, फर्स्ट लव में थोड़ा दिन चलेगा, रोमांचक लगता है, फिर उसका दिल टूटता है, फिर बंदा रोता है, फिर कोई नई नवेली कहीं उनको जो है विश्व सुंदरी मिल जाती है या विश्व सुंदर कोई मिल जाता है, फिर वो सेकंड प्यार के चक्कर में चल जाता है। और सेकंड प्यार ही जो है ना वो अच्छा होता है कि नहीं होता है, वही वाली बातचीत हो जाती है कि सेशन 2 जो है ना यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो फुल फोकस पहले वाली पे नहीं, सेकंड वाली पे आपको फुल फोकस करना है। क्या समझे, पहले वाली तो आपका दिल तोड़ देगा, अगर इस पे फोकस किए भाई साहब ये सिलेक्शन देने वाला है भी नहीं, ये तो आपका दिल तोड़ ही देगा, इसमें 100% गारंटी है। आपको सेकंड वाली पे फोकस करना है, कभी भी दिल नहीं तोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें देखा जाए तो जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। एक क्वेश्चन भाई साहब कितना मार्क का, 3 मार्क का। तो भाई साहब 25 या 75 मार्क हुआ कि नहीं हुआ, कहिएगा जी सर जी 25 या 75 मार्क तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखा जाए तो इंग्लिश से पूछा जाता है, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो टोटल कितना, 75 मार्क, 25 या 75 और 75 जोड़े तो टोटल यानी कि 150 मार्क यहाँ पे है। यानी कि आपका ये 150 मार्क ही आपका तय करने वाला है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको वर्दी मिलेगा कि नहीं, आपका गरीबी हटेगा कि नहीं, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कौन तय करेगा, सेकंड वाली तय करने वाली है। ठीक है,
तो चलिए अब हम इनको समझते हैं, यानी कि सेकंड वाली को समझते हैं, सेशन 2 को हम समझते हैं कि आखिर कैसे मेहनत करना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे कितना फोकस करना है, कितना कटअप जाता है, कितना आप तैयारी कीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीके जीएस दोनों मिला के 25 क्वेश्चन रहता है बाबू भैया, और इंग्लिश अकेले 25 क्वेश्चन रहता है। यानी कि इंग्लिश आपके लिए अमृत के समान है। क्या है? अमृत के समान है। इंग्लिश को आप चाहे घोर के पी जाइए, याद कीजिए, जैसे भी करना है, जैसे भी समझना है, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। आंख बंद करके इंग्लिश को आराम से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है जीके जीएस की। तो चलिए जीके जीएस का सिलेबस हम आपको बताते हैं, ठीक है। जीके जीएस का अगर सिलेबस देखने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेबस जीके प्लस जीएस दोनों का। अगर हम यहाँ पे सिलेबस देखते हैं, कहेगा सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई साहब कौन सा सिलेबस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, और जब तक उस सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसलिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें अगर आप देखने के लिए जाइएगा, पॉलिटी से देखिएगा तो 3 क्वेश्चन पूछा था। कितना? पॉलिटी से 3 क्वेश्चन। देखिए ये जो एनालिसिस करके जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये एक नहीं, पिछले 2-3 साल से जब से ये न्यू पैटर्न आया है तब से हम पूरे एनालिसिस किए हैं और उस पर देखे हैं कि लगभग इतना क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। तो यानी कि ये जो बता रहे हैं इसके आसपास आपको मान के चलना, कभी 3, कभी 4, कभी 2, इस टाइप से आपको मान के चलना, एक आगे पीछे भी आपको लेके चलना होगा। तो यहाँ पे पॉलिटी जो है, पॉलिटी यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद देखा जाए हिस्ट्री से जो है देखा जाए तो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आता है, और ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे देखा जाए इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, और उसके बाद भाई साहब इकोनॉमिक्स से तो 2 क्वेश्चन, और उसके बाद देखा जाए स्टैटिस्टिक्स जीके से 6 क्वेश्चन, और उसके बाद करंट से 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि साइंस से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आता है, बहुत होता है ना, बहुत 6 क्वेश्चन, उससे ज्यादा साइंस से क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि साइंस पे मुड़ रगड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। यानी कि साइंस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। साइंस उतना आप जो है, अभी आप लोग 10th पास किए होंगे, कई सारे स्टूडेंट 12th पास होंगे, तो नया नियम आपको साइंस आपका जो है अधिकांश स्टूडेंट बेसिक उनका साइंस रहता है, तो साइंस उनका प्रॉपर से अच्छा खासा तैयारी पहले से रहता है। तो हालांकि साइंस भी पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से, साइंस पे भी फोकस करना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इसमें फोकस करने वाली बात की आ जाती है स्टैटिस्टिक्स जीके। भाई साहब 6 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाता है। एसएससी का जो है ना, एसएससी का जो है ना पहला प्यार स्टैटिस्टिक्स जीके ही है। यानी कि एसएससी का जो है ना सबसे नजदीकी दोस्त जो है स्टैटिस्टिक्स जीके है। यानी कि इसके बिना ये रह ही नहीं सकता, मर जाएगा एसएससी। इसलिए जब एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, हवलदार का तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जीके सबसे पहला आपका नंबर 1 होना चाहिए। और कहिएगा स्टैटिस्टिक्स जीके मजबूत कैसे होगा? अभी से आपको मेहनत करना होगा, और अभी से कैसे मेहनत कीजिएगा, ये याद करने वाली चीज है। स्टैटिस्टिक्स जीके याद करना शुरू कीजिएगा। जैसे आपका क्लास शुरू होगा हम आपको होमवर्क सीरीज के तौर पे स्टैटिस्टिक्स जीके अच्छे तरीके से हम याद करवा देंगे, और साथ ही जो अच्छे तरीके से समझा की ट्रिक के साथ, जैसे जैसे होता है ना कहीं कहीं याद करने में आपको कठिनाई हो रही है, वहां हम ट्रिक बता देंगे, वहां कंसेप्ट बता देंगे, कुछ ना कुछ कहानियां सुना देंगे, जिससे आपको क्या होगा स्टैटिस्टिक्स जीके याद रहेगा। और जब ये आपका जो मेन फोकस हो गया, सही हो गया, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट का यही 2 कमजोर रहता है। और दूसरा करंट अफेयर आ जाता है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर आपको अभी से ही पढ़ के चलना होगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि 8 से 9 महीना यानी कि कह सकते हैं साल भर का करंट अफेयर आपको जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो करंट अफेयर भी जो है हम होमवर्क सीरीज के तौर पे करवा देंगे, और आपका इनका पीडीएफ सारा कुछ देख के जो है, यानी कि ये दोनों हम करवा देंगे अच्छे तरीके से होमवर्क के थ्रू, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझा उझा के ये दोनों कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि 6-10 क्वेश्चन तो आपका यही भाई साहब कंप्लीट हो गया। और जिनका ये दोनों मजबूत हो गया ना, उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि इस पे फोकस क्या करना है, अब आपका पहला जो होना चाहिए ना, पहला फोकस ये दोनों होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर। ये अगर कंप्लीट, सिलेक्शन आपका हाथ में, ठीक है। उधर इंग्लिश कंप्लीट रहना चाहिए। अब देखते हैं पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉलिटी, अब कहिएगा सर पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे उससे 3 क्वेश्चन आएगा? नहीं बाबू भैया, ऐसा नहीं होता है। एसएससी एमटीएस का भी एक रूल है, वो भी पूरे पॉलिटी से नहीं पूछता है, वो कुछ कुछ टॉपिक से पूछता है। ऐसा नहीं है कि पूरे पॉलिटी कहीं से भी उठा के दे दिया, बस कौन सा टॉपिक से पूछता है ये बात आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपके दिमाग में चल रहा है कि पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर
फिर जाके जो है ना उससे 3 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन हमको जिस तरह से याद हो रहा है 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम हॉल में, बाद बाकी सब भूल जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे नहीं होता बाबू भैया। आप शिक्षा पद पे आए हैं, सही जगह आप आए हैं, आप एक बार पढ़ के देखिए, आप एक बार जो है ना अच्छा तैयारी करके देखिए शिक्षा पद के माध्यम से। आपको जो है वहां पे ये बताने वाले हैं पॉलिटी हम ही पढ़ाएंगे और हिस्ट्री हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें हम आपको टॉपिक भी बताएंगे। इस टॉपिक से 100% आएगा ही आएगा, और इस टॉपिक से नहीं आता है वो टॉपिक को हम छांट देंगे। उस टॉपिक को हम आपको बताएंगे लेकिन बोल देंगे कि इस पे उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो यहाँ तो एक चीज निकल के आ जाती है क्या भाई साहब कि पॉलिटी में जो है कुछ कुछ टॉपिक है वो सारा कुछ बता देंगे, 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। गारंटी के साथ कहते हैं जितना हम पढ़ा देंगे ना, अगर आप उतना मेहनत कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला लीजिएगा, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 100% गारंटी देते हैं। पॉलिटी का बातचीत करते हैं, मेरे नोट से सारा क्वेश्चन आ जाता है। अब सोचिए जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ दे क्वेश्चन छूटेगा, बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं बनती है। अब देखते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था भाई साहब, कितना 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछता है। हिस्ट्री में देखा जाए तो 3 हिस्ट्री है, देखा जाए तो ऐसे तो 4 हिस्ट्री आता है। क्या सब भाई साहब, तो एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, और उसके बाद कहा जाए मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि 4 भाग का हिस्ट्री पढ़ना। कहिएगा सर इतना बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का, 4 टाइप का यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जाके हमको 4 क्वेश्चन आएगा। नहीं बाबू साहब, एसएससी में तो यही एक खासियत है, वो एक टॉपिक जो है ना पहले से वो सिलेक्ट रखता है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जिस दिन वो टॉपिक आपको मालूम चल गया उस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, और यही चीज बहुत को मालूम नहीं रहता है। उसी के लिए तो हम कहते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, ताकि आप जब पढ़िएगा तो आपको वो टॉपिक पता चलेगा और उस टॉपिक पर आप मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों कई आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेहनत तो काफी ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। उसका यही सब छोटी छोटी गलती जो है ना सिलेक्शन में बाधा डालती है। ठीक है, ज्योग्राफी देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाता है ये, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पढ़ा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स पे आपको थोड़ा कम मेहनत करना है। इकोनॉमिक्स में जो है ना थोड़ा बहुत बेसिक भी आप पढ़ लीजिएगा ना तो 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि आप सिलेबस देख लिए, अब आपको मालूम चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, किस कहां से कितना क्वेश्चन आता है। अब सबसे बड़ी वाली बातचीत क्या जाती है बाबू भैया जानते हैं? सबसे बड़ी वाली बातचीत ये आ जाती है सर इनका कटअप कितना जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये ही मालूम नहीं चलेगा कि हम सर कितना क्वेश्चन बनाएंगे, कितना मार्क अगर हम ला लेंगे तो हमारा सही में सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक आप उस बेस पे कैसे मेहनत कीजिएगा, मेहनत नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए कटअप जानना बहुत ही जरूरी होता है एक अच्छे खासे स्टूडेंट के लिए। देखिए अब तक जो है ना ये डिपेंड करता है थोड़ा वैकेंसी पे, जैसे पिछले बार वैकेंसी 1000 के आसपास आया था, आप खुद अनुमान लीजिए कि 1000 में कटअप कितना गया होगा। 1000 में कटअप अगर देखा जाए, हम क्वेश्चन पे बातचीत करें, मार्क्स, चलिए मार्क्स पे बात करें, 150 मार्क का रहता है। 150 में अगर देखा जाए तो कितना इस पे कटअप जाने वाला है, तो पिछले बार इसमें अच्छा खासा कटअप चला गया था, यानी कि पूरे हाई लेवल कटअप गया था। लेकिन अब की बार 8000 के आसपास वैकेंसी आई है, तो अब की बार उतना ज्यादा कटअप जाएगा नहीं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगली बार भी वैकेंसी अच्छा खासा आएगा, अगली बार भी वैकेंसी अच्छा खासा आएगा, क्योंकि अभी जो है ना सरकार का मूड एकदम ऑन हो चुका है, सरकार अपने परफॉर्मेंस में आ चुकी है, अपने मूड में आ चुकी है। अब की बार तबातोड़ वैकेंसी देने वाले हैं, तो इसलिए अगली बार भी वैकेंसी जबरदस्त आने वाला है। तो टेंशन किस बात की भाई साहब, कटअप ज्यादा जाने वाला नहीं है। 150 में जो है ना आपको 120 के आसपास ले लेना है। 120 के मार्क के आसपास अगर आप ला लीजिएगा तो आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगा। आप खुद देख लीजिए ना 25 क्वेश्चन जो है ना जीके से रहता है, 25 क्वेश्चन मतलब जीके प्लस जीएस से रहता है, और 25 क्वेश्चन किससे रहता है, इंग्लिश से रहता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहता है। अगर देखा जाए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो जीके जीएस में जो है ना डिफिनिट है, आप 21 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, 21 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, ये डिफिनिट है। इंग्लिश तो ऐसा है ना कि इंग्लिश अगर बढ़िया से पढ़िएगा, इंग्लिश अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो ये गारंटी है कि इंग्लिश में टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है। इसमें जो है इंग्लिश में जो है ना
22 से 23 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। हम जानते हैं इनमें से कई सारे बिहारी ऐसे होंगे जो बिहार से संबंधित, उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है और उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हमरे से इंग्लिश संभलने वाला है नहीं, जब इंग्लिश नहीं संभलेगा तो इतना आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा हार नहीं पूछता है। अगर आप बेसिक तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा, धोखे में सब याद कर लीजिएगा, तो 22 से 23 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो हम 22 और 21 मान के चलते, 2 1 3 हुआ, 2 2 4, यानी कि 43 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन आप मिस भी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये हम 8000 वैकेंसी को लेकर बताए हैं, ऐसा नहीं कि अगले बार अगर ज़्यादा आ गया इससे कम कटअप जाएगा, अगर मान के चलिए थोड़ा सा कम आ गया तो इससे थोड़ा हाई जाएगा। लेकिन आप देखिए ना कि 50 क्वेश्चन आप तैयारी नहीं कर सकते भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब कहिएगा सर हमको तो ये बता दिए कटअप कितना जाएगा, हम पढ़ेंगे किस तरह से, सर तरीका बताइए कि किस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। पढ़ने का मात्र 2 तरीका है बाबू। एक पहला तरीका क्या जानते हैं कि आप कहीं से भी एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, चाहे कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए, चाहे बुक के माध्यम से पढ़ लीजिए, तो पहला जो तरीका निकल के सामने आ जाती है वो पहला तरीका क्या निकल के आ जाती है, पहला तरीका निकल के आ जाता है कि आपका थ्योरी कंप्लीट रहना चाहिए। जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट जबरदस्त रहना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस कहिए या आप मॉक टेस्ट कहिए, ठीक है, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं चलेगा, आप कितना भी पढ़ लिए, कितना भी थ्योरी कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको समय जो है बचाने का काम करता है। तो पहला हो गया थ्योरी कंप्लीट, आप कहीं से भी पढ़ के, शिक्षा पद के माध्यम से भी पढ़ के आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए या मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब तड़ातड़ ये दोनों काम कर लेते हैं फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी अच्छी वाली बात जानते हैं, इस वैकेंसी में जो है सिर्फ एक एग्जाम पास कीजिए, आराम से जॉब लेके घर जाइए। ठीक है, अगर देखा जाए जैसे थ्योरी आपका 30% कंप्लीट हो जाए, कितना थ्योरी 30% कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी ला लेंगे और मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एक ही हुआ तो प्रैक्टिस सेट भी ला लेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम बातचीत करते हैं कि आखिर आपके बैच में हम पढ़ाने वाले क्या है। अगर देखा जाए तो आपके बैच में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए ना आपके एग्जाम में देखा जाए, इतिहास में अगर देखा जाए प्रॉपर से अगर 4 क्वेश्चन आया तो 2 क्वेश्चन जो है ना आधुनिक इतिहास से ही आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं तो आधुनिक इतिहास का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है आपके एग्जाम में, यानी कि कम पढ़िए अच्छा क्वेश्चन आप बना के आ जाइए, ये वाली बात आधुनिक इतिहास कहती है। इसलिए मेरे को लगा कि आधुनिक इतिहास सबसे पहले शुरू करना चाहिए। और आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, एकदम अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो इसमें देखते हैं इसका चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो पहला चैप्टर था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भारत में जो यूरोप कंपनी सब आया था कैसे आया, कहाँ पे, जैसे देखा जाए तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, डच आया, यानी कि ढेर सारा जो है ना कंपनी आया था, यूरोपीय कंपनी आया था व्यापार करने के लिए भारत। हालांकि वो व्यापार करने के माध्यम में ही धीरे धीरे यहाँ पे शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया, लेकिन व्यापार करने के लिए जो आया कहाँ पे अपना स्थापित किया, फैक्ट्री सब किस तरह से जो है ना वो धीरे धीरे विस्तार किया, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर में, पहला चैप्टर में। दूसरा हम पढ़ने वाले 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी कि दूसरा चैप्टर हम ये पढ़ने वाले हैं कि फिर उसके बाद कुछ नया राज बना, फिर ब्रिटिश शासन जो था वो उसका सत्ता विस्तार हुआ, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ, ब्रिटिश शासन थोड़ा सा जो है ना अपना सत्ता बड़ा कर लिया, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं किसमें, दूसरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले। तीसरा हम पढ़ने वाले भारतीय गवर्नर जनरल तथा वायसराय। जब वो शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए तो शासन प्रशासन करने के लिए कोई पद तो होना चाहिए, जैसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है, तो उस समय जो है ना गवर्नर का पद होता था, तो गवर्नर का पद लाया गया था
था, उसी को बाद में गवर्नर जनरल वायसराय सब बनाया गया था। थोड़ा सा वृद्धि करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जो है ना ओवरऑल थोड़ा सा व्यू देख रहे हैं कि किस तरह से आपको कहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, और ये एक ऐसा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना लगभग एक क्वेश्चन पूछने की चांस रहती ही रहती, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही जाता है। उसका देखते चौथा 1857 का विद्रोह, ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1857 का विद्रोह, ठीक है। इसमें देखने वाले कि 1857 में विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह में जो है ना ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया था, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ था। तो वो सारा कुछ देखने वाले हैं, और ये असफल भी रह गया था। वीर कुंवर सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे, जो बिहार से होंगे वो इसी में पढ़ने वाले हैं। मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, इसी में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना कहाँ पढ़ने वाले हैं, तात्या टोपे सब 1857 के विद्रोह में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं आपका जो पांचवा चैप्टर है वो ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से भाई साहब एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आता है। एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, कोई नहीं काटता है। यानी कि इसका देखिए एमटीएस का जो एग्जाम चलता है ना वो 2 से 3 शिफ्ट में चलता है, और लगभग देखा जाए तो 1 महीना तक लगभग चल जाता है। इतना कैंडिडेट रहते हैं, 1 महीना तक जो है ना ये एग्जाम चलता है। तो यहाँ से जो है ना हर एक शिफ्ट में देखा जाए लगभग हर एक शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले जो कुप्रथा चल रहे थे हमारे समाज में, सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई सामाजिक धार्मिक, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए, कई सारे ऐसे महापुरुष हुए थे जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चला के समाज को सुधारने का काम किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, ठीक है। ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं 5वां चैप्टर में। 6ठा हम पढ़ते हैं प्रमुख भारतीय विद्रोह। देखिए ब्रिटिश शासन अच्छी तरीके से काम काज कर नहीं रही थी, कई सारे किसान को भी इसका घाटा हो रहा था, कई सारे आदिवासी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनको भी घाटा आ रहा था। तो हर एक जगह विद्रोह होना शुरू हो गया था, और छोटा छोटा विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो वो छोटा छोटा जो विद्रोह जानते हैं, जनजातीय विद्रोह सब, प्रमुख भारतीय विद्रोह जो पढ़ने वाले हैं वो 6ठा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उस विद्रोह का क्या महत्व रहा था, और वहां से भी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही आता है। अब कहेगा सर सब में बता रहे एक क्वेश्चन, आप बोले 4 क्वेश्चन आता है, सब में बता रहे एक क्वेश्चन, हो गया सर 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो आता नहीं है, आप फॉल्स क्यों बता रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैंने आपको बोला 1 महीना आपका एग्जाम चलेगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम चलता है, यानी कि किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई शिफ्ट में यहाँ से आ जाता है। तो यानी कि सबके लिए सब टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उतना लकी है नहीं, आपका किस्मत भाई साहब उतना अच्छा है नहीं कि आप जो चैप्टर पढ़ के जाइएगा उसी चैप्टर से आपका एग्जाम में आ जाएगा। अगर उतना अच्छा किस्मत रहता अभी तक आप यहाँ बैठे नहीं रहते नहीं, अभी तक आप सिलेक्शन ले लिए रहते। तो वही वाली बात हो गई कि गए हनुमान जी का आराम से गाथा गाए, जहां पे खत्म हो गया बस एक ऑप्शन खत्म हुआ, 1 में टिक लगा दिए ना, बोले राम 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 राम, 3 पे जाके खत्म हुआ, 3 को टिक लगा दिया ऑप्शन। ऐसे में सिलेक्शन होने का रहता। अगर इतना आपका लक सही रहता तो अब तो आप सिलेक्शन लेके बैठे रहते क्या? इतना आपका किस्मत अच्छा है नहीं, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सब टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होती है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास में देखने वाले हैं कि शिक्षा कैसे विकसित हो। यहाँ से भी देखा जाए तो लगभग 2 क्वेश्चन, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत याद करने वाला चीज है। और एसएससी जो है ना यादें करने वाला ज्यादा पूछेगा, कंसेप्ट वाला थोड़ा बहुत कम पूछेगा, एमटीएस में याद करने वाला ज्यादा पूछ देगा। तो शिक्षा एवं प्रेस का विकास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि भारत में शिक्षा कैसे विकसित हुआ है। आज जो आपका शिक्षा चल रहा है कि पहले आप मैट्रिक पास किए, पहले 8वां किए, फिर मैट्रिक पास किए, फिर उसके बाद जो है इंटर पास किए, फिर बीए कर रहे 3 साल का, ये आधुनिक शिक्षा नीति है, ठीक है। इसमें भी आजकल थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है। तो यानी कि शुरुआत में भी क्या ऐसी थी? नहीं भाई साहब, अब शुरुआत में कैसी थी यही बात हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको देखते हैं प्रेस सबका विकास कैसे हुआ, मीडिया सबका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ते 7वां चैप्टर। 8वां में क्या पढ़ते हैं? कांग्रेस का गठन। ये ऐसा चैप्टर है 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है। आज तक कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ जहां से यहाँ क्वेश्चन आता नहीं है। यानी कि कहा जाए तो ये टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और सब टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? कांग्रेस का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, किस अधिवेशन में क्या हुआ था। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि बताइए हमें
पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था? ये आपसे अगर पूछ दिया जाएगा, बताइए आपको मालूम है? नहीं मालूम है, पढ़िएगा तब तो मालूम चलेगा। तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एकदम से फाउंडेशन की तरह डिटेल से पढ़ना होगा। देखिए होता क्या जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो है ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, टारगेट क्वेश्चन सब याद कर लिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आसान नहीं भाई साहब सिलेक्शन लेना, इतना आसान आता ना तो फिर सरकारी नौकरी का इतना वाहवाही ही नहीं रहता। नहीं देखते कड़वा को भी हलवा मिल जाता है ना, वही वाली बात है। अगर सरकारी नौकरी मिल गया तो कड़वा भी चॉकलेटी लगना शुरू हो जाता है ना, अच्छी अच्छी भी मिल जाती है, जिन पे आप कभी सपना भी नहीं देखेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास वर्दी आ गया, सिलेक्शन अगर आप ले लिए तो। नहीं तो भाई साहब आप ढूंढते भी रहिएगा ना, किधर भी जाइएगा ना तो दो बात सुन लीजिएगा, आपको कोई देखने वाली तक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन की तरह, हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि जब वहां क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंडसेट में तुरंत आना चाहिए इनका आंसर ये लगाना, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय रहता नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो 9वां चैप्टर होता है स्वतंत्रता संघर्ष का क्रांतिकारी आंदोलन। यानी क्रांतिकारी आंदोलन जो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, ढेर सारे ऐसे क्रांतिकारी थे। तो खुदीराम बोस थे जो कम उम्र में जिनको फांसी मिला था, ठीक है। लाला लाजपत राय थे। इन सब के बारे में क्रांतिकारी आंदोलन किए थे, इन सब के बारे में हम 9वां चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता को जो है ना, यानी कि देश को आजाद कराने में जितने भी क्रांतिकारी भाग लिए थे, कौन कौन सा आंदोलन चलाए थे, किस तरह से किए थे, देश को आजाद करने में अपना योगदान दिए थे, वो सब पढ़ने वाले हैं 9वां चैप्टर में। 10वां पढ़ने वाले गांधीवादी युग, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो यहां से भी देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी पूछा था। ये गांधीवादी है युग है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी ने किस तरह से अपना योगदान दिए देश को आजाद कराने में, और किस तरह से जो है फिर देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद किस तरह से आजाद हुआ, सारा कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखा जाए ओवरऑल मैंने आपको बताने एक चीज प्रयास किया कि किस चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, कहां से कितना क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिला होगा कि आपको हर एक चैप्टर जो है ना डिटेल से पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और हर एक चैप्टर पे उतना ही मेहनत करना है जितना सभी भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोल जैसे 2-3 क्वेश्चन आता है, आप गांधीवादी युग में लगे हुए हैं भर दिन, और बाद बाकी जो है ना ये वाला चैप्टर में बोल दिए एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो देखिए अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है तो ये काफी छोटा चैप्टर भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो। हाँ, एक चीज और वाली बात आ जाती है, आप लोग कहेंगे सर आप पढ़ाइएगा कैसे, किस तरीके से आप पढ़ाइएगा, ये वाली बातचीत आ जाती है। देखिए पढ़ाने का जो मेरा जो तौर तरीका है ना, हम आपको पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाएंगे, यानी कि अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका करवाएंगे क्लास में ही, ताकि आपको भी मालूम चल सके कि आप जो पढ़े हैं, कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं, याद जो किए हैं, आपको कितना याद हुआ है, कितना जो आपको लग रहा है कि आप समझे हैं, ताकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको पहले ही रूबरू करवा देंगे, ताकि एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं हो जाता है कि जब मान के चलिए एक अच्छी खासी लड़की को कोई गाँव का लड़का पहली बार दिखता है तो एकदम टकटकी निगाह से देखते रहता है, वाह क्या विश्व सुंदरी मिली है, काश फिर उनके बारे में सपना देखने लगता है, और वही सपना के चक्कर में आगे से गुजर जाती है और वो देखते रह जाता है, टाइम पास हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हम पहले से दर्शन यहाँ करवा के जाएंगे क्वेश्चन का, ताकि वहां जाइएगा तो आपको लगेगा अरे ऐसे ऐसे तो हमारे आसपास ऐसे ही गया है, इसमें हमको क्या नई वाली बात है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, और ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछने वाला है, वो भी करवा देंगे, होमवर्क सीरीज के तौर पर याद भी करवा देंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई मिलने वाला है, क्या पढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है यहाँ से आज चैप्टर का नाम बता दिए, नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर देंगे और पहला चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, वहां से हम पढ़ाई शुरुआत कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।